हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.39 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द रोटेशनल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि इस रोटेशनल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करें। जी ऑफ एस इज इक्वल टू थीटा एल ऑफ एस अवर टॉर्क ऑफ एस, यानी कि थीटा एल की तरफ हमें सब चीज़ों को क्या करना होगा, रिफ्लेक्ट करना होगा, इम्पीडेंसेस समेत सब कुछ। ठीक है बच्चों, तो देखें सिंपल सी बात है, हम पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर देते हैं जो मतलब कि डाटा हमें रिक्वायर्ड है। देखो हमारे सर्किट के अंदर बच्चों सब कुछ मौजूद है ना, इनर्शिया भी मौजूद है, स्प्रिंग भी मौजूद है, डैम्पर भी मौजूद है, तो लिहाजा सब कुछ ड्रा कर दो इक्विवेलेंट सर्किट में। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट इनर्शिया जे ई, उसके बाद ये आ गया हमारा डैम्पर, उसके बाद बच्चों ये आ गया आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मुझे टाइम दें ये दीवारें। तो हाँ, तो बच्चों देखें मैंने ये इक्विवेलेंट सर्किट तैयार कर दिया। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में आपने थीटा वो वाला लेना होता है जो आपको मतलब जिसकी फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए थीटा एल की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम थीटा एल ही क्या करेंगे, एंगल लेंगे थीटा एल ऑफ एस। उसके बाद यहाँ पे अब टार्क आपने अप्लाई करना है। अब टार्क सिंपल आप ऐसे टी ऑफ एस नहीं लिख सकते, आपको पहले देखना पड़ेगा कि थीटा एल वाले प्रोडक्ट पे गियर सिस्टम में से गुजरने के बाद कितना टार्क अप्लाई होता है। अब देखो ये यहाँ से टार्क जो है यहाँ तक कितना डिलीवर होता है, ये हमें गियर रेशियो बताएगी। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था टार्क और इम्पीडेंसेस जिस तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं उस साइड की जो मतलब कि टर्न रेशियो है वो ऊपर आती है। अब देखो पहले क्या होगा, ये मतलब कि ये ऐसे ही है, हमने इस बंदे को सियालकोट से गुजरात लेके जाना है, यहाँ पे गुजरात है, ये सियालकोट है। ठीक है, ये पहले क्या करता है, इस टूल प्लाजे में से गुजर के यहाँ पे अपना टैक्स पे करता है, फिर आगे इस टूल प्लाजे में से गुजर के यहाँ पे टैक्स पे करता है। तो ओवरऑल टोटल यहाँ पे कितना उसे टूल प्लाजे में टैक्स पे करना पड़ता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि बात यही है यार, टार्क कितना यहाँ तक पहुंचता है, बात वही है, बस समझाने के लिए एक मिसाल ली है। तो देखो पहले ये जब टार्क यहाँ से इस मतलब गियर रेशियो में से गुजरेगा तो ये टार्क यहाँ से इस साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जिस साइड पे टार्क रिफ्लेक्ट होता है ना, यानी कि जिस साइड पे जाना चाहता है उस साइड की, यानी जिस साइड पे आप रिफ्लेक्शन चाहते हो उस साइड की आपने टर्न रेशियो ऊपर रखनी होती है। तो हमारा टार्क पहले N2 पे गया तो इसका मतलब N2 को ऊपर रखना पड़ेगा और बटे में जहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ उस साइड को रखना होगा, यानी कि उस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ये टार्क पहुंच चुका है, टार्क ऑफ टी। अब ये जाएगा आगे, यहाँ से चलते 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 ये N3 पे पहुंचा। अब ये N3 से क्या करेगा, N3 से रिफ्लेक्ट होगा N4 पे। किस साइड पे रिफ्लेक्ट हुआ, N4 पे, तो N4 ऊपर आएगा और जहां से रिफ्लेक्ट हुआ वो आएगा नीचे N3, और साथ में आ जाएगा टार्क जो हमने रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया था। टाइम डोमेन में नहीं लिखना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दैट्स वाई मैंने टार्क ऑफ एस मेंशन किया। तो देखो हम यहाँ तक अपना टार्क उठा के ले आए जहाँ पे हम मतलब कि थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप वो ये वाला टार्क आप मेंशन करोगे, यानी कि आएगा N2 N4 ओवर N1 N3 होल टार्क ऑफ एस, ऐसे आपने मेंशन कर देना। ठीक है, अब इनके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जे ई के ई और डी ई, ये सारे आपने कैलकुलेट करके बताने हैं। जे ई मतलब कि टोटल इनर्शिया बताओ कितना पहुंचता है थीटा एल तक। देखो बच्चों इनर्शिया सिर्फ एक ही है हमारी पूरी शेप के अंदर, वो ये बॉडी है, ये J1 कह लो इसे या कुछ भी कह लो, J1 कह लो, चलो J1 इसको लेट कर लिया। ठीक है, तो इसको यहाँ तक पहुंचने में मतलब कि क्या टर्न रेशियो देखने को मिलेगी, बच्चों टार्क की तरह ही आएगा, मतलब कि जिस साइड पर रिफ्लेक्ट होगा वो टर्न रेशियो ऊपर आएगी, बस इसकी टर्न रेशियो का होल का स्केयर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो J1 जो है यहाँ से चलते 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 फिर इस गियर रेशियो में से गुजरता है, तो ये यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस साइड पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो वाली टर्न रेशियो ऊपर आएगी और जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो वाली साइड की टर्न रेशियो नीचे आएगी। ठीक है, देखो N3 से रिफ्लेक्ट हुआ था वो बटे में आया और जिस साइड पर रिफ्लेक्ट हुआ वो ऊपर आ गया। ठीक है, और मैंने आपको बोला था इसमें क्या होता है कि टर्न रेशियो का स्केयर आ जाता होता है, बस इतना फर्क होता है मतलब कि इंपीडेंसेस में, J में, D में और K में। साथ में बच्चों वो J मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आपका मतलब कि रिफ्लेक्ट हुआ है वो J1 ऐसे साथ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उस मुकाम पे पहुंच गए जहां तक हम इसको लेके जाना चाहते थे। तो देखो वैल्यूज पुट करते हैं। N4 की कितनी वैल्यू है 10 और N3 की वैल्यू है 40, 10 ओवर 40 होल का स्केयर, साथ में J1 की वैल्यू आपको पता ही है 1 नहीं है तो ये सिंपल 1 आ गया, और ये आपके सामने 0 0 से क्या 1/16 वैल्यू आ रही है आपके पास इस वक्त, किलोग्राम मीटर स्केयर। ठीक है, ये ऐसे मेंशन कर दो। अब हम निकालेंगे बच्चों डैम्पर की वैल्यू, DE निकालेंगे।
देखो कितने डैम्पर है, दो डैम्पर है। एक तो एक ऐसा डैम्पर है जो ऑलरेडी उसी मुकाम पे बैठा हुआ है जहां पे उसे होना चाहिए, मतलब कि थीटा एल के पास। तो इसको नाम दे दो यार, नाम दे दो पहले इनको। ये हमारा हो गया D2 बच्चों, ये हो गया D1, ठीक है। तो देखो D1 को यहाँ पे पहले लाते हैं, फिर D2 की बात करते हैं। D1 यहाँ पे आएगा तो उसे इस टर्न रेशियो में से गुजरना पड़ेगा। तो कौन सी टर्न रेशियो ऊपर आएगी, जहां पे ये रिफ्लेक्ट होगा, इसे यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना। तो ये टर्न रेशियो ऊपर आ गई N4, और बटे में आ गई वो टर्न रेशियो जहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ, यानी N3, और होल का आ गया स्केयर, साथ में आ गया D1 और प्लस। अब बच्चों देखो ये वाला भी डैम्पर है, लेकिन ये ऑलरेडी कहाँ पे मौजूद है, उसी मुकाम पे जहां पे हम सबको ला रहे हैं। तो लिहाजा ये D2 एज इट एज आ जाएगा, क्योंकि ये किसी गेयर रेशियो में से नहीं गुजरा, ये डायरेक्ट वहीं पे ही है। तो वैल्यूज पुट करो। D1 की देखो बच्चों वैल्यू 2 है, और N4 ओवर N3 हमने आगे करके देखा तो 1/16 आता है। आप करके फिर से करके चेक कर सकते हो। 10 ओवर 40 तो 1/16 आएगा। 1/16 जब 2 से ज़रब खाएगा 1/8 रह जाएगा। 1/8 जमा D2 की वैल्यू जो कि 0.02 है, ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो कितनी मिलती है। 1/8 जमा 0.02, तो ये बच्चों 0.145 मिलता है। इसका यूनिट क्या है, डी का, न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन। ठीक है जी, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब के की बारी आती है स्प्रिंग की। तो देखो बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करूं तो एक ही स्प्रिंग हमारे सर्किट के अंदर मौजूद है जो इसी मुकाम पे पड़ा हुआ है सेंटर में। तो इसको यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट करवाना चाहूंगा तो इस गेयर रेशियो में से गुजरेगा। फिर से वही फार्मूला, यानी जिस तरफ रिफ्लेक्ट होगा वो वाली टर्न रेशियो ऊपर, और जहां से रिफ्लेक्ट होगा वो वाली टर्न रेशियो नीचे, और होल का स्केयर साथ में के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको K1 का नाम दे दो बच्चों। ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट करो। आपको पता है N4 ओवर N3 का क्या आंसर निकलता है, 1/16 निकलता है होल स्केयर लेने के बाद। तो ये 1/16 आ गया हुआ है, और मल्टीप्लाई K1 की वैल्यू जो कि 2 है, तो ये भी 1/8 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 1/8 और न्यूटन मीटर पर रेडियन इसका यूनिट। अब ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब आपको बस इसकी इक्वेशन लिखनी है। आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पहले अप्लाइड टार्क लिखते हैं। अप्लाइड टार्क कौन सा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक अप्लाइड टार्क है जो कि T ऑफ S आपको नजर भी आ रहा है। ये ऐसे हमने अप्लाई किया टार्क, तो क्या हुआ आपको पता है इक्वेशन में क्या करना होता है, अप्लाइड टार्क प्लस में, बाकी सारे रिएक्टिव टार्क होते हैं उनको माइनस में लिखते हैं। अप्लाइड टार्क हमने जो लगाया वो है T ऑफ S, जो कि इन रेशियोज के साथ है। ये हमने जब इसको ऐसे घुमाया बच्चों तो क्या हुआ, स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो गया, ऐसे टाइट हो गया। जो ही मैं यहाँ से टार्क लगाना छोड़ूंगा स्प्रिंग अपना रिएक्शन दिखाएगा, ऐसे घुमाएगा, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा। डैम्पर भी ऐसा ही करेगा, और इनर्शिया भी अपनी एक इक्वेशन होती है F=ma वाली, उसकी वजह से एक रिएक्शन दिखाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो पहले अप्लाइड टार्क, ठीक है, फिर सारे रिएक्टिव टॉर्क्स। पहले नंबर पे ये डैम्पर का आएगा बच्चों। डैम्पर का आपको पता क्या होता है, सॉरी डैम्पर क्या आएगा, इनर्शिया का आएगा। इनर्शिया की इक्वेशन होती है हमारे पास, देखो इनर्शिया की मतलब के जो वैल्यू है वो, और आगे डबल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो है थीटा एल। तो थीटा एल ऑफ टी होता है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं यानी कि लैप्लास की मदद से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये बन जाता है जितनी डिग्री होती है डेरिवेटिव की उस लिहाज से एस की डिग्री आती है, यानी कि एस स्क्वायर आ जाएगा, साथ में जे ई आ जाएगा, साथ में आ जाएगा थीटा एल ऑफ एस। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया। फिर डैम्पर का बच्चों लिखते हैं, ये जो डैम्पर डी ई है, तो आपको पता है डी ई की अगर हम बात करें टाइम डोमेन में तो ये होता है डैम्पर की डैम्पनेस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि थीटा एल ऑफ टी है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो क्या होगा, लैप्लास की मदद से डेरिवेटिव की डिग्री 1 है तो एस की डिग्री भी 1 आएगी, साथ में डैम्पनेस डी ई, और साथ में आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आगे आ जाएगा बच्चों ये स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग यहाँ पे आपको पता है इसका सिंपल इक्वेशन होता है के थीटा। तो इसका जो लैप्लास होगा वो सिंपल ही होगा, यानी कि आ जाएगा के ई थीटा एल ऑफ एस। ये आपके पास सारी इक्वेशन आ गई इस सिस्टम की। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। देखो N2 N4 की वैल्यू, N2 की वैल्यू है 20, N4 की वैल्यू है 10, N1 की वैल्यू 5 है, N3 की वैल्यू 40 है, साथ में आ गया आपका टार्क। और इन सब को उठा के दूसरी जानिब ले जाओ, थीटा एल इन सब में से कॉमन ले लें तो देखें क्या आएगा, अंदर आ जाएगा एस स्क्वायर, साथ में जे ई की वैल्यू। जे ई की वैल्यू आपको पता है आपने कितनी निकाली थी, ये देखें 1/16, तो ये साथ में आ गया 1/16। ये भी उधर जाके प्लस हो चुका हुआ है, तो प्लस एस साथ में डी ई की वैल्यू हमने लिखनी है। तो डी ई की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी, 0.145। ठीक है,
और ये भी उधर जाके प्लस के ई हो गया, थीटा एल ऑफ एस सब में से कॉमन हमने निकाला हुआ है तो के ई ही मैंने लिख दिया। चलो बाद में वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए ऊपर भी 200 बन रहा है, नीचे भी 200 बन रहा है, ये तो पूरे का पूरा कट जाएगा। हमने निकालना है थीटा एल ऑफ एस ओवर टार्क ऑफ एस। तो थीटा एल ऑफ एस इधर ही रह गया, टार्क उधर उसके बटे में चला गया, तो ये ऐसे आ गया थीटा एल ऑफ एस ओवर टार्क ऑफ एस। और इधर 1 रह चुका हुआ था, 1 के बटे में ये पूरी टर्म उठ के उधर चली गई, यानी कि 1/16 एस स्क्वायर प्लस 0.145 एस प्लस के ई की वैल्यू बचो, के ई की वैल्यू आपके सामने है 1/8। तो ऐसे भी लिखा रहने दो तब भी ठीक है, या इसका एलसीएम आएगा 16, तो 16 इसका एलसीएम लेके आप कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा। देखो बच्चों ये ऐसे आ जाएगा, देखो 1 थोड़ा सा आपको करके देता हूँ। देखो 16 इसका एलसीएम आया, इसके बटे में 16 ऑलरेडी मौजूद है तो स्क्वायर ही आ जाएगा, इसके बटे में 16 नहीं है तो ऊपर 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.145, तो ये आ जाता होता है 2.32, तो ये आ जाएगा 2.32s। और उसके बटे में 8 है तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब आपके पास ये आंसर आपको पता क्या बनना है, ऐसे आ जाएगा। देखो बच्चों थीटा एल ऑफ एस ओवर टार्क ऑफ एस इज इक्वल टू, ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास फाइनली आंसर बन जाएगा स्क्वायर प्लस 2.32s प्लस 2। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।